तो चलिए स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको बता दिया था, ठीक है, क्लासेस के अंदर कि हम एक 2026 और 2027 को टारगेट करते हुए हम आपके साथ में एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं जो निःशुल्क और फ्री में होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बच्चे इस कोर्स की अपनी एक खूबी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ में टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक डिस्कस करने के पश्चात आपके साथ में एमसीक्यू डिस्कस कर दिए जाएंगे और ख़ास ही ख़ास उसके साथ साथ आपके साथ में उत्तर लेखन पर भी चर्चा हमारी होगी। मतलब कि हम कोर्स में आपसे ना केवल आपको पढ़ाएंगे बल्कि उसमें आपका उत्तर लेखन और विद एमसीक्यू भी हम आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। जैसे ही आपका टॉपिक फिनिश होगा, मान लीजिए आपकी प्रेम्बल समाप्त होगी, तो हम प्रेम्बल आपको समाप्त होने के पश्चात में हम आपके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा लंबी क्लासेस हम नहीं लेंगे, मात्र 1 से 1.5 घंटे तक की क्लासेस हम आपकी लेंगे, लेकिन आपको 2 क्लासें डेली बेसिस पर चर्चा का बिंदु बनेंगी। आपकी जो हिस्ट्री की क्लास चलेगी, जिसमें मैं आपको बता दूं इस कोर्स की 2 क्लासें आपके साथ चलेंगी। कितनी क्लास चलेंगी बच्चे? 2 क्लासेस आपकी इसके साथ में चलेंगी। मैं पहले चर्चा कर देता हूं कौन कौन सी क्लासेस आपको चलेंगी ताकि आप उसके अनुकूल रह कर के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। देखिए, हम 2 क्लासेस लेंगे। मैं जीएस का सारा जीएस आपका कवर करूंगा। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, समझ और समझाने का प्रयास करूंगा विद मेंस के उत्तर लेखन के साथ में और ख़ास तौर पर प्रीलिम्स के एमसीक्यू के साथ में। और आप इस बात का देखिए, जो स्टूडेंट्स का इस समय क्वालिफाई हो रहा है वो भी बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, मान लीजिए उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर कहीं वो लैग कर गए, ठीक है, तो बेटा उस पर आप फोकस करें, देखिएगा, ठीक है, असफलता को उसको स्वीकार करना सीखिएगा। सफल हैं, ठीक है, आप देखो आज अगर आपको असफलता मिल रही है तो कल निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, बट आपको थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना गोल्डन टाइम किताबों में लगाना पड़ेगा, हमारे साथ चर्चा और परिचर्चा करने का प्रयास करना होगा। ज़रा मुझे बताइए बच्चे, मुझे आपसे क्या लाभ है जो मैं आपकी लगातार कंटिन्यूअसली सेवा कर रहा हूँ? मैं आपको सारी चीज़ें निःशुल्क और फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा, मुझे आपसे कुछ लाभ है? बल्कि आपको ये लाभ है कि मैं ऑथेंटिक सारी चीज़ें और अच्छे गाइडेंस के साथ निःशुल्क और फ्री में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। आपका एप्टीट्यूड जो देखने का, आपका दृष्टिकोण जो डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दे पा रहा हूँ और उसका परिणाम मुझे दिख रहा है। आप बोलो मत बोलो, मुझे दिख रहा है। मेरे पास में आप देखोगे लास्ट 2 दिन में लगभग मैं कहूँ कि 10 से 20 व्यक्तियों का अब तक मैसेज आ चुका है कि सर इस बार हमारा प्रीलिम्स हो रहा है। जरा सोचिए, वो बच्चे वो हैं जो बच्चों ने, आप देखोगे प्रीलिम्स का जो हमने आपके साथ में टेस्ट सीरीज डिस्कस की थी, यूपीएससी के हमने आपके साथ में PYQ डिस्कस किए थे, वो स्टूडेंट्स हैं। ना केवल डिस्कस किए थे बच्चे, बल्कि हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आज उसका परिणाम मुझे खास तौर पर दिख रहा है। कई ऐसे बच्चे, जैसे मैं आपसे बता दूं, एक पूजा पांडे, आप देखोगे शिखा, इन सब के अलावा कई स्टूडेंट्स हैं जो लगातार उन्होंने मैसेज किया और बताया कि सर इतने मेरे क्वेश्चन सही हैं और इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। आप ज़रा सोचिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन बायर फैमिली में कि जिन्होंने, आप देखोगे मात्र 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट्स किए हैं और उनके 60 क्वेश्चन जीएस में करेक्ट हो रहे हैं। आप इस बात से लगा लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने मात्र और मात्र 45 क्वेश्चन सीसैट में किए हैं और उनके आप देखोगे 37 से 38 क्वेश्चन सही हैं। आप समझिएगा, उन स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड देखिएगा और उनका प्रीलिम्स लिख लेगा। आपको चाहिए कितने? 27 चाहिए बेटा, और आपके बैठ रहे कितने? काट पीट के 38, 37, 35, 36, तो आप तो ऊपर ही जा रहे हैं। 40, 41, मतलब कि कहने का तात्पर्य है, अगर आप वास्तव में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये सारी चीज़ें त्याग करके, इधर उधर त्याग करके चीज़ों को कंटिन्यूअसली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने के पहले, नोट्स देखिए, नोट्स
पॉलिटिकल नोट्स ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो चार चीज़ों पर चर्चा परिचर्चा होगी जो ख़ास तौर पर आपको के साथ में मैं इन चर्चा का बिंदु बनाऊंगा। ये पीपीटी आपको दिख रही है। ये पीपीटी से तो मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इन सब के अलावा जो मेरे आपको जो मैं मौखिक शब्द बोलता हूँ, देखिए जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको, उसको आप दिक्कत ना करें, उससे आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो मैं बोलूँगा, जो मैं आपके साथ में, देखो ये एमसीक्यू है, आपको दिख रहे हैं, ये एमसीक्यू है। जैसे ही आपका उद्देशिका कंप्लीट होगी ये एमसीक्यू आपके साथ में डिस्कस किया जाएंगे। और ये पॉलिटी के एमसीक्यू हैं जो खास तौर पर आपके प्रीलिम्स के एमसीक्यू हैं। उसके बाद में हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो जो होगा वो क्या होगा, आपके एमसीक्यू होंगे किस चीज़ के, मेंस के भी हम एमसीक्यू, इस पर आंसरिंग राइटिंग भी आपकी चर्चा का बिंदु बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लासेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जानना है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें विजुअल हो रही हैं, ऑडिबल हो रही हैं। तो आज की चीज़ों को हम जान लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था समझना, मैं देखिए शब्दों को मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कम लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते चलना है। जो शब्द मैं लिखूंगा वो शब्द आपको भी लिख लेने हैं। ठीक है, वो शब्द क्या कर लेने हैं, आपको भी लिख लेने हैं। मैं देख लेता हूँ इस पीपीटी में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपसे लिख सकूँ। ठीक है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, यहाँ पर मैं आपके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए बच्चे, 1 सेकेंड रुकिएगा, कोई अगर हो तो पीपीटी में ऐसा जगह जहाँ पर मैं आपके साथ में और डिस्कस कर सकूं, कुछ जगह ऐसी हो तो। ओके, ये जगह हमारे पास में है, ये बहुत है, सफिशिएंट है, इसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। देखिए, जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हमें एक बात बड़े अच्छे से पढ़ाई गई है कि सर पॉलिटी भारत में अगर आप देखोगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पहले भारत वो देश नहीं था जो आज का भारत आपको दिखाई देता है। वास्तविक रूप से भारत में जो राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है, इसका श्रेय खासतौर पर किसको जाता है, आप देखोगे ब्रिटिशर्स को जाता है। चूँकि आपने पढ़ा होगा कि 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आती है और भारत में व्यापारिक गतिविधियाँ आप देखोगे करती है। लेकिन वे व्यापारिक गतिविधियाँ कब इसके आर्थिक गतिविधियों में बदल जाती हैं और उसके साथ साथ ये किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में बदल जाती हैं, वो हम आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन में बताएंगे। उन्होंने न केवल यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से भारत को कंट्रोल करने का प्रयास किया, बल्कि विभिन्न प्रकार के नियम कानून बना करके भारतीय आप देखोगे रजवाड़ों को अपनी शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से, फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारतीय रजवाड़ों को एकता से तोड़ करके उनको विभिन्न छोटे बड़े रजवाड़ों में खंडित करने का प्रयास किया और फिर उनको रेगुलेट भी किया। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1813 का चार्टर एक्ट हो, 1833 का अधिनियम हो, 1858, 1909, 1919, 1927, 1935 और 1940, 1942, 1946 और फिर आगे चल के वही संविधान सभा का निर्माण हो। लेकिन आपको जो शब्द नोट्स, देखिए मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि जब भी आप नोट्स बनाइए बेटा, देखिए क्लास चल रही है, ये कोई मजाक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्स है। अगर आपको लगता है नहीं बनाना तो मत बनाओ भाई, सुनो बैठ के। और मैं इस बात की भी गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने 2 शब्द भी लिख लिए नोट्स में और आपने पूरी क्लास को सुना तो आपके दिमाग में चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। एक शब्द आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, शब्द आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। ये भारतीय तो आपको पता है, राजनीतिक व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या होता है, शब्द है एक बेटा आपका व्यवस्था। मतलब कि ये व्यवस्था क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम।
और ये सिस्टम आप देखोगे इसके जो अंग होते हैं, इसके अंग कई होते हैं, जिसमें आपकी एक आ जाती है जनता, आ जाता है राज्य, आ जाती है कार्यपालिका, आ जाती है न्यायपालिका, आ जाती है आपकी दबाव समूह, निर्वाचन आयोग, विधायिका, निर्वाचन आयोग, विधायिका, दबाव समूह जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ये सब आप देखोगे इस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। फिर एक शब्द यहाँ पर निकल करके आया था, अभी मैंने आपसे चर्चा किया था, राज्य। किसके बारे में देखा था बच्ची? राज्य के बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा किया था। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या फिर दृष्टि का क्विक रिवीजन पढ़ते हैं या कोई भी अन्य आप देखोगे पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है राज्य। ये राज्य क्या है? इस तरीके से बनाओ बेटा नोट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे नोट्स बनाते चलो, मतलब कि जैसा मैं लिख रहा हूँ उसको सेम उतारते चलना। राज्य आप देखोगे, अगर हम देखें भारत क्या है? एक राज्य है। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था मेंस में, अब से लगभग 2-3 साल पहले, कोविड के पहले ये क्वेश्चन आया था आई थिंक। और ये क्वेश्चन जो था ये हिस्ट्री के ऑप्शनल का क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक देश था, परंतु एक राष्ट्र नहीं था। स्पष्ट कीजिए, विवेचना कीजिए। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय भारत एक देश था, ना कि राष्ट्र था। विवेचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछें तो ये राज्य क्या है? अब देखिए, राज्य में खासतौर पर इसमें 4 मूलभूत तत्व आपको बताए जाते हैं। कितने तत्व आप देखोगे? इसमें 4 मूलभूत तत्व आपको बताए जाते हैं बच्चे। इसमें कितने हैं? 4 मूलभूत तत्व आपको बताए जाते हैं। पहला, आपकी होनी चाहिए जनता, मतलब कि देश के नागरिक वहाँ पर होने चाहिए। दूसरा, आप देखोगे वहाँ पर होना चाहिए भूभाग। क्या होना चाहिए बच्चे? आपका भूभाग होना बहुत जरूरी है। तीसरा, वहाँ पर सरकार होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो निकल करके आता है, वहाँ पर आपकी संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको सोवरेनिटी कहते हैं। जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक का आप देखोगे गुलाम था, तो उस समय आप देखोगे देश में जनता भी थी, देश का भूभाग भी क्षेत्र भी था और सरकार भी थी, लेकिन था नहीं तो क्या? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता जो शब्द होता है बेटा, वो आप देखोगे खासतौर पर ये इसका मतलब होता है कि आप आंतरिक और बाहरी डिसीजन को किसी भी आप देखोगे बाहरी या फिर आंतरिक प्रेशर के दबाव में ना रह करके आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। आप बाहरी और आंतरिक डिसीजन सेल्फ लेते हैं। सेल्फ डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होता है, और वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेक्टर पर आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य के आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए 4 मूलभूत तत्व होने बहुत जरूरी है। अगर किसी भी देश में या फिर किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में अगर इनमें से कोई एक तत्व नहीं है, तो वो देश और राष्ट्र नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है। और यदि ये चारों हैं, तो आप देखोगे वो राष्ट्र कहलाएगा, वो एक देश का निर्माण कर लेगा, वो एक देश बन जाएगा। शब्द एकदम क्लियर हुआ? ठीक है। फिर एक और शब्द आपने देखा होगा कि जो सरकार की बात यहां पर हो रही है, सरकार में क्या क्या होता है? सरकार में आपको विधायिका मिलती है, सरकार में आपको कार्यपालिका मिलती है, सरकार में आपको न्यायपालिका मिलती है। क्या क्या मिलता है? अब जरा सरकार को समझिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सरकार में क्या होता है, जो आपकी सरकार होती है, इसमें आप देखोगे 3 मूलभूत बिंदु होते हैं। एक आपकी विधायिका होती है, एक आपकी कार्यपालिका होती है, और एक आपकी न्यायपालिका होती है, न्यायिक पालिका। ठीक है, ये होते हैं। यहां तक क्लियर? और यही जो न्यायिक पालिका होती है बच्चे, इसमें खास तौर पर हम देखें
जो आपकी न्यायिक पालिका होती है, ठीक, तो ये सभी एक दूसरे से पृथक होती हैं। आप जब डीपीएसपी पढ़ोगे, ठीक है, जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ते हो 50, और यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, और मैंने आपको बताया था यूपीएससी के पीवाई क्यों सोल्व करते हुए भी कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, फंडामेंटल राइट्स और आप देखोगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन बनाता है। और उसने एक क्वेश्चन जो बनाया पॉलिटी में, वो तीनों को मर्ज कर दिया था। उसमें डीपीएसपी का भी क्वेश्चन था स्टेटमेंट, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का भी था, और उसमें फंडामेंटल राइट्स का भी था। गॉट इट। अब ये जो विधायिका होगी इसको बोलते हैं बेटा लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को बोलते हैं आपकी जुडिशरी। जो विधायिका होती है बेटा ये कानून बनाती है, विधि बनाती है, और कार्यपालिका इस विधि के अनुसार काम करती है। और न्यायपालिका, यदि आप देखो कि ऐसा कानून इन्होंने बनाया जिसमें कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो उस स्थिति पर अगर वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है तो फिर वहाँ पर न्यायपालिका अपना निर्णय देती है और इनको एक मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? क्लियर। चलिए, एक शब्द आता है बच्चे, ये नोट डाउन करते रहना। एक शब्द आता है बच्चे, क्योंकि आज की क्लासेस में हम खास तौर पर शब्दावली आपसे डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? खास तौर पर शब्दावली ही डिस्कस करेंगे। फिर एक शब्द आता है नेशन, जिसको हम राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में। बेटा जरा समझो, जैसे कि आपने देखा कि राज्य एक छोटी अवधारणा है किसकी अपेक्षा? राष्ट्र की अपेक्षा। और राष्ट्र एक बड़ी अवधारणा है। राष्ट्र का मतलब होता है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति है। ये क्या होता है आप लिख लेंगे, राष्ट्र एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है। क्या है? एक ये भावनात्मक अभिव्यक्ति है, मतलब कि व्यक्ति यहाँ पर अपने भाव से मिलता है, अपनी भावनाओं से मिलता है, जैसे कि सांस्कृतिक इतिहास, भाषा, जाति, जीवन शैली, धर्म, निर्जातीय। और ये राज्य से बड़ी अवधारणा है। अगर मैं कहूँ आपसे तो राज्य एक इसका छोटा सा बच्चा है, और जो आपका राष्ट्र है ये एक बड़ा डायग्राम बनेगा। तो ये आप दोनों डायग्राम, इतनी सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? लिख लेंगे और बना लेंगे। क्लियर यहाँ तक? आपने राष्ट्र का प्रतीक और राष्ट्र का चिन्ह आप सभी जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप लिखें इसी के ऊपर। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये रहेगा, आप क्वेश्चन लिखें। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक लिख देता हूँ यहीं पे। एक प्रश्न है, लिखिएगा जितना हो सके, और इसको आइए नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। प्रश्न है आपका, प्रश्न है बेटा आपका, ठीक है, भारत को एक राष्ट्र के, लिखिएगा, भारत को एक राष्ट्र के, भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए भावनाओं का विकास, भावनाओं का विकास जरूरी है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए भावनाओं का विकास जरूरी है, जिसमें स्कूल जरूरी है, ठीक है, जिसमें स्कूल कोमा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा कीजिए। और ये चर्चा आपको करनी है 300 शब्दों में। आप कहोगे सर उसमें तो पूछता है 150 शब्दों में, उसमें तो पूछता है 250 शब्दों में, लेकिन आप तो पूछ रहे हैं इसमें 300 शब्दों में। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, आपको क्या करना है, आपको लिखना है। आप इसमें सोचिएगा, विचार करोगे, चिंतन करोगे, तभी तो आप लिख पाओगे। आप आसानी से इसको उतारो और 300 शब्दों में 2 पेपर लो, 4A साइज पे बनाना सारा नोट्स, ध्यान रखना, और उस नोट्स में ही आंसर लिखना आपको। भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए भावनाओं का विकास जरूरी है, जिसमें स्कूल, परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्चा कीजिए। जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके समाजीकरण पर, उसकी भावनाओं पर, उसके देश के राष्ट्र के प्रति किस तरीके से प्रेम होगा, वो सारी चीज़ें कौन दिखाता है? परिवार दिखाता है। वही परिवार से बच्चा बड़ा होता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर सोसाइटी में जाता है। हालांकि वो सोसाइटी का ऑलरेडी पहले से पार्ट होता है, लेकिन फिर वो ऐसे पीयर ग्रुप और वगैरह वगैरह चीज़ों में आप देखोगे, देखने के लिए मिलता है, तो वो सीखता है और वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावनाएं व्यक्त करता है। मैं इस पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, या मैं कहूँ आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं सहारनपुर के, गोरखपुर के नहीं है, सहारनपुर के, मान लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अब जब आप सहारनपुर में मान लीजिए कोई एक गांव के हैं, छिद्दनपुर कोई गांव है, मान लो सहारनपुर में एक गांव है छिद्दनपुर। अब देखिए होता क्या है, और आप क्या हो गए, उस छिद्दनपुर से क्या हुए, छिद्दनपुर के क्षेत्र में ही सहारनपुर में एक जिला स्तर पर एक कोचिंग थी, उसमें पढ़ने जाते थे। तो आप में क्या होगा, गाँव की भावनात्मक चीज़ें आ जाएंगी। अब जिले में कोई जिले का उसका ही होगा, है ना, और भी सहारनपुर में उस जिले में और भी गाँव का होगा, मान लो 22 गाँव का भी होगा कोई व्यक्ति, तो आप उससे नहीं बोलोगे, आप किससे बोलोगे? अपने गांव के व्यक्ति से। आप छिद्दनपुर के हैं तो आपकी भावनाएं किसके प्रति हैं? अपने गांव के प्रति। अब जैसे ही आप उस जिले को छोड़ करके, मान लीजिए उस जिले को छोड़ करके आप दूसरे जिले में चले गए, मेरठ में चले गए, बुलंदशहर में चले गए मान लो, या फिर नोएडा में चले गए। अब देखो, यदि आप सहारनपुर के हैं और सहारनपुर में किसी भी गाँव के हैं, तो आपका जो भावनाएं जुड़ जाएंगी वो पूरे सहारनपुर से जुड़ेंगी। ठीक है, जब आप नोएडा में चले जाओगे, और यदि आपने नोएडा को छोड़ा और दिल्ली में चले गए, फिर आपका सहारनपुर रखा रह जाएगा। फिर बात होगी आप उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं। अब उत्तर प्रदेश में कहीं के भी हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के हैं ना, बस अब भावनाएं पूरे उत्तर प्रदेश की व्यक्त होंगी। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से जैसे ही आप मान लीजिए आप पहुंच गए सऊदी अरबिया, मान लीजिए आप पढ़ने के लिए पहुंच गए ब्रिटेन, लंदन पहुंच गए, फिर आपकी भावनाएं क्या हो जाएंगी? पूरे देश के प्रति हो जाएंगी, पूरे राष्ट्र के प्रति हो जाएंगी। आप इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड के देश में जाकर के यदि आपको कोई इंडियंस दिखाई देगा, तो आपको हम की भावना व्यक्त होगी। आपको अपने सहारनपुर की याद नहीं, अपने पूरे देश का आप देखोगे भावनाएं व्यक्त होंगी। ये इस तरीके से आप डायमेंशन से सोचेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। खैर, तो ये आपने क्वेश्चन आई होप कि उतार लिया होगा। उसके बाद जो विषय उठता है वो शब्द आता है कि सर संविधान के प्रकार। देखिए बच्चे, जो संविधान के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो संविधान कई प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। जरा समझना, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स भी है और इससे फाउंडेशन से आपका एडवांस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या है कि आपका ये एडवांस भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये फाउंडेशन भी है बेटा और आपका एडवांस भी है। विषय उठता है कि सर जो संविधान होता है वो क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। किसी भी राष्ट्र की गतिविधियों को, उसके नियम कानून को चलाने के लिए वह संविधान कहलाता है। और इस संविधान के भी क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? संविधान के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रकार होते हैं देखिए। संविधान, एक आपने पढ़ा होगा कि एक संविधान होता है लिखित संविधान। क्या होता है? आपका लिखित संविधान होता है। एक संविधान होता है अलिखित संविधान। एक संविधान होता है आपका कठोर संविधान। एक संविधान होता है आपका लचीला संविधान। ठीक है, पढ़ें कि नहीं? और एक संविधान होता है आपका विकसित संविधान। होता है कि नहीं बताइए? जब आप संविधान के प्रकार लिखते हैं तो ऐसे आपको लिखना है। और आप लिखित संविधान की बात करोगे तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, इसके नीचे लिख दोगे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए का जो संविधान है वो आता है। अलिखित संविधान में आप ब्रिटेन का संविधान करोगे, विकसित संविधान में आप यूएसए का संविधान करोगे, और कठोर संविधान में भी आप क्या है, इंडिया का संविधान की बात करोगे। लचीले संविधान में इन दोनों का मिश्रण, इंडिया के संविधान की बात करोगे। कहने का तात्पर्य है ये संविधान आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये संविधान के प्रकार आपने पढ़ लिए। फिर विषय उठता है कि संविधान ही आप देखोगे विधि की सर्वोच्च निकाय के रूप में जाना जाता है। आप जब एक डायमेंशन बनाते हैं तो आपको ये मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम करेगा। जब आप पॉलिटी का आंसर लिखोगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बेसिकली इस डायमेंशन को याद रखना कि ये जो डायमेंशन हम आपके साथ में बना रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है बेटा, यहाँ पर ऊपर आपके टॉप में रहेगा संविधान, और यहाँ पर रहेगा आपका धर्म, और यहाँ पर रहेगा समाज। तो सर्वोच्च जो विधि होगी वो आपका संविधान होगा, ना कि धर्म होगा, ना कि समाज होगा। सर्वोच्च विधि संविधान होगा, संविधान ही सर्वोसर्वा होगा और संविधान ही ऊपर रहेगा। इससे बढ़कर कुछ जगत में नहीं होगा, आपके देश में नहीं होगा। कई ऐसी शब्दावली आप पढ़ते हैं, जैसे राजतंत्र आप एक शब्द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राजतंत्र आप एक शब्द पढ़ते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है बेटा राजा का तंत्र। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर वंशवाद के माध्यम से, राजा की इच्छाओं के माध्यम से वहाँ का शासन प्रशासन चलता हो, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। क्या लिखवाना जरूरी है? जहाँ पर वंशवाद आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? वंशवाद जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर आपको राजतंत्र मिलेगा। और इसका बेस्ट उदाहरण आपको मिलेगा ब्रिटेन में। लिख लेंगे, इसका जो बेस्ट उदाहरण आपको मिलेगा वो ब्रिटेन में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, एक शब्द आता है, ऐसे ही एक शब्द आता है बच्चे, जिसको बोलते हैं तानाशाही। क्या बोलते हैं? तानाशाही। जब आप तानाशाही की बात करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। याद है? जहाँ पर जो सत्ता होती है वो भय के आधार पर होती है, जहाँ पर सत्ता को हथियाया जाता है, जहाँ पर वंशवाद कम हो जाता है, वहाँ पर सत्ता आपके भय के आधार पर होती है कि उससे बड़ा कोई व्यक्ति, वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून, वहाँ का विधान भी नहीं, बल्कि वो व्यक्ति ही वहाँ पर सर्वोसर्वा है। तो इसको क्या कहते हैं हम? तानाशाही कहते हैं। यहाँ पर वंशवाद जो है वो कम हो जाता है, यहाँ पर जो आधार होता है वहाँ पर भय दिखाकर चीज़ें होती हैं, भय के आधार पर चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ आपने शब्द पढ़ा होगा सैन्य शासन, और आज के समय में यूपीएससी क्या कर रही है? सैन्य शासन से भी क्वेश्चन पूछ रही है। किसके बारे में? सैन्य शासन के बारे में। यदि आप थोड़े बहुत जागरूक स्टूडेंट्स हैं और करंट अफेयर पढ़ते हैं, एक तो है करंट अफेयर यूट्यूब पे जाके पढ़ना, एक है कि अपने आप जाकर के द हिंदू अखबार पढ़ना। दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में अंतर है। अगर आप यूट्यूब से करंट अफेयर करते हैं और पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिएगा आप अपनी हानि कर रहे हैं। वहाँ पर वो टीचर आएंगे, आपको पढ़ा करके चले जाएंगे। हाँ, अगर आपको करंट अफेयर ऐसा देखना है तो वीकली देख लो भाई, रैपिड फायर में देख लो उसको, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर की संक्षिप्त में नोट्स बनने चाहिए, आप लिंक करो, इंटरलिंक करके चीज़ें करनी चाहिए। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता, कई बार टीचरों को उतर के आके बताना पड़ता है कि आपको द हिंदू ऐसे पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे पढ़ना चाहिए, दैनिक भास्कर दैनिक जागरण जो संस्करण वाला है वो ऐसे पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। जरा सोचो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप नंबर 1 की जॉब लेना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश के साथ व्यवस्था में आना चाहते हैं, तो आपको द हिंदू भी बड़े अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। नहीं आता है इंग्लिश तो छोड़ दो यूपीएससी की तैयारी, क्या फ़ायदा? फेल हो जाओगे। बुरा है लेकिन सत्य है। इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा, नहीं बेटा, ठीक है, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, सारी चीज़ें इंग्लिश में अधिकतर होती है, हिंदी में कम होती हैं, ठीक है। आइए, सैन्य शासन देखो, आज के समय में कंटिन्यूअसली इस सैन्य शासन का आप देखोगे लगातार एक
नया ट्रेंड चल रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को अगर आप समझते होंगे तो आप इस बात से बड़े अवगत होंगे कि अफ्रीका इस कॉन्टिनेंट्स में अधिकतर राष्ट्रों में ये सैन्य शासन व्यवस्था पनप चुकी है, अधिकतर राष्ट्रों में। अभी आप देखो इंडिया का पड़ोसी जो राष्ट्र है, यहाँ पर आपको मिलता है बांग्लादेश। क्या मिलता है? बांग्लादेश। उसमें अभी देखिएगा सरकार पलट गई। तो सैन्य शासन की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो सैन्य शासन को आप कहोगे बच्चे कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर सेना अपनी सत्ता को स्थापित कर लेती है। यहाँ पर लिख दोगे कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर सेना, ठीक है, सेना अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैन्य शासन, और इसको कई जगह आप कूप भी बोलते हैं। और ये सबसे उदाहरण आप कहोगे तो म्यांमार का उदाहरण है। अब सेकंड पे आ जाएगा बांग्लादेश का उदाहरण है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पाकिस्तान तो है ही, उसमें तो कोई दोहरा गिरे नहीं है। तो ये जो शासन होता है इसी को हम सैन्य शासन व्यवस्था कहते हैं। आज सोमालिया में आप चले जाओ, बुर्किना फासो में चले जाओ, चाड में चले जाओ, साउथ सूडान में चले जाओ, कई ऐसे राष्ट्रों में आप जाओगे अफ्रीका के, अगर आपने पढ़े होंगे मैपिंग में या फिर आप पढ़ते हैं ऐसे आईआर में, तो वहाँ पर सैन्य शासन व्यवस्था आपको प्रतीत होती हुई नजर आएगी। वैसे ही एक शब्द आता है एक दलीय शासन। कई बार आपसे पूछा जा सकता है एक दलीय शासन ये क्या होता है? एक दलीय शासन का मतलब होता है जहां पर जिस देश के अंदर सरकार तो होती है परंतु एक ही दल की सरकार होती है। जरा समझना, सरकार तो है लेकिन कैसी है? एक ही दल की सरकार होती है, उसको हम एक दलीय शासन बोलते हैं। इसके उदाहरण कहीं हैं सर विश्व भर में? हाँ बिल्कुल हैं बच्चे। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, पहला रूस और दूसरा चाइना। एक जो दलीय सरकार है, एक दलीय जो शासन व्यवस्था है बेटा, इसके उदाहरण कहाँ मिलेंगे आपको? जहाँ पर एक ही सरकार हो, जैसे आप देखोगे रसिया, आप देखोगे बच्चे यहाँ पर चाइना, ये इसके उदाहरण माने जाते हैं। फिर बात उठती है लोकतंत्र के बारे में। आपने शब्द समझा होगा लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है सर? लोकतंत्र अगर हम देखें, लोकतंत्र, हालांकि हम इसको प्रेम्बल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के बारे में आपने देखा होगा। क्या भारत जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल था उस समय लोकतंत्र था? क्या भारत में उससे पहले लोकतंत्र था? जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल नहीं था, मुगल था, दिल्ली सल्तनत थी। आप देखोगे गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल था, उस समय क्या स्वतंत्र भारत था? नहीं था, बल्कि अंग्रेज आए, उन्होंने शोषण किया और उसी शोषण के परिणाम हम लोकतंत्र में भी बदलते हुए प्रतीत हुए। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर केंद्र में जनता होती है। जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन होता है, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। जरा समझना, इस शब्द को लिख लेंगे, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, सॉरी, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। समझ में आया?
जनता का शासन होता है, जहाँ पर केंद्र में मूलभूत आप देखोगे जनता होती है और जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार होती है और जनता के लिए शासन होता है। जो चुनी गई सरकार होती है वही क्या करती है, जनता के लिए कानून बनाने का प्रयास करती है, जनता के लिए आप देखोगे देश की राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाने का प्रयास करती है। इसमें एक शब्द आता है लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आता है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि लोकतंत्र के प्रकार। अब ये लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, जरा इसको समझिएगा। जो लोकतंत्र के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं ये दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र जो होता है बच्चे खास तौर पर दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका संघीय शासन व्यवस्था, इसमें एक होती है संघीय शासन व्यवस्था, ठीक। क्या होती है, एक होती है संघीय शासन व्यवस्था और एक होती है आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। अब यहां पर आपको कई चीजें समझनी है और सुननी है। देखिए बच्चे, जो आप बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, तो भारत में भी आपको दिखाई देती है। भारत में तो देखो अर्थव्यवस्था भी, जीडीपी मिक्सिड है, भारत का संविधान भी मिक्सिड है, भारत का इतिहास भी मिक्सिड है, भारत की सामाजिक गतिविधियां भी मिक्सिड हैं, भारत की आर्थिक गतिविधियां भी मिक्सिड हैं, भारत की राजनीतिक गतिविधियां भी मिक्सिड हैं। मतलब कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। भारत में इतनी आपको विविधता दुनिया में नहीं मिलेगी जितनी भारत में मिलती है। क्योंकि लोकतंत्र को आप शक्ति के विभाजन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था और एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था या एकीय शासन व्यवस्था। और संस्था के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा जाता है, लिख लेंगे। संस्था के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा जाता है। किसको, लोकतंत्र को। एक होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था तो एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी होती है और संसदीय शासन व्यवस्था भी होती है, उसको भी लिख लेंगे ऐसे। जब आप बात करते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था, तो हम एक एक करके अब बात करते हैं इसमें। आप बात करते हैं बच्चे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, तो बच्चे देखो जब आप बात करेंगे किसके बारे में, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसको फेडरल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, क्या कहते हैं हम इसको, फेडरल सॉरी 1 सेकेंड, ये लैग कर रहा है क्या, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम या फिर इसको बोलेंगे संघीय शासन व्यवस्था, ठीक। अब देखिए जो फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन व्यवस्था है बच्चे, तो इसमें आपको कमिंग टुगेदर, जैसे सबसे पहले जो आपको शासन व्यवस्था मिलती है, इसको अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है। इसमें क्या है ना, इस पेन से लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटली लैग करती हैं चीज़ें। क्या लिखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। जरा देखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था सबसे पहले आपको ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले आपको मिलता है ये यूएसए में। कहाँ पर मिलता है, यूएसए में। और यूएसए में मिलता है आपको 1776 में। सबसे पहले दुनिया का जो संविधान बना, जो आपकी शासन व्यवस्था को देखने के लिए मिला, संघीय शासन व्यवस्था, वो 1776 में कमिंग टुगेदर आपको मिला। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ सर, जो वहाँ पर सबसे पहले 1776 में आया, और 1773 याद भी रखिएगा, थोड़ा सा इतिहास के परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखिएगा। वहाँ के 13 राज्यों ने मिलकर, यूएसए के इस समय आप देखोगे 13 राज्यों ने मिलकर के एक संघीय व्यवस्था को जन्म दिया। जो आप अटलांटिक महासागर, जिसमें वॉशिंगटन डीसी वाले क्षेत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ये क्षेत्र आपको मिलता है, ठीक।
तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक नियम कानून इन्होंने बनाया और उस नियम कानून को इन्होंने 13 राज्यों पर स्थापित करने का प्रयास भी किया। और इसी से शक्तियों के विभाजन और विधि बनाने के विषय को बनाने का काम कर दिया गया। यहाँ से संघ, अब देखिए इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये जो संघ बनाया था ये राज्यों ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था? राज्यों ने मिलकर बनाया था। और इसमें 13 राज्य थे, तो यहाँ पर जो शक्तिशाली हुए, इन्होंने जो शक्ति अपनी रखी थी वो राज्यों ने रख ली। शक्ति किसको मिली थी? जो शक्तिशाली हुए, शक्तिशाली कौन हुए? राज्य हुए। और शक्ति विहीन कौन हुआ या शक्तिहीन कौन हुआ? जो केंद्र था, या मैं कहूँ जो संघ था, उसके पास में शक्ति कम थी अपेक्षाकृत राज्यों की। तो अमेरिका में आपने देखा होगा, यूपीएससी में कई बार कंपेयर करके, टेस्ट सीरीज में कंपेयर करके क्वेश्चन बनाते कि भारतीय शासन व्यवस्था और अमेरिका शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या समानता है। ये पूछा जाता है बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया है। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप देखोगे तो यहां पर संघ कमजोर हो जाता है और राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। और इसी को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। किसको? अमेरिका को। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अमेरिका को क्या कहते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। जबकि भारत को विनाशी राज्यों का, भारत को क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और यहां पर आपको दोहरी नागरिकता भी देखने के लिए मिलती है। अमेरिका में कैसी मिलती है? डबल सिटीजनशिप आपको मिलती है, दोहरी नागरिकता मिलती है। यहां पर राज्य की अलग लेनी पड़ेगी, आपको वॉशिंगटन डीसी की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और यूएसए की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, कमिंग टुगेदर जो होता है, इसमें राज्य कमज़ोर होते हैं और राज्य शक्तिशाली होते हैं। और यहाँ पर जो राज्य होता है, जो केंद्र होता है, जो संघ होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। लिखित में नियम कानून होते हैं और विषय विभाजित भी स्पष्ट होते हैं। यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची इत्यादि का वर्णन भी किया जाता है। और यदि राज्यों और संघ के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है। न्यायालय के द्वारा उसको अंतिम व्याख्याकार के रूप में उसको समाधान किया जाता है। फिर विषय उठता है कि संघ के स्तर पर जो सदन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। इसको समझो, सुनो, मैं आगे बताऊंगा आपको वो सारी चीजें जब हम पार्लियामेंट वाला सिस्टम पढ़ेंगे। इसको समझो। सदन जो होते हैं बच्चे, ये सदन आप देखोगे कानून बनाने के आधार पर विधायिका बहुत ज़्यादा काम करती है। जो भी कानून बनाती है, जिसमें कहते हैं ना विधायक, तो विधायक का मतलब क्या है? जो विधि बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको विधायक कहते हैं। जो कानून बनाने वाला, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो नवीन कानून बनाता है, उसको हम विधायक कहते हैं। ठीक। अब इसमें दो स्तर के आप देखोगे सदन होते हैं। एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। निम्न सदन जैसे कि लोकसभा, जो जनता के द्वारा आप देखोगे वो व्यक्ति प्रत्यक्ष चुन करके आते हैं, निश्चित कार्यकाल होता है, उनका प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जबकि उच्च सदन जो होता है वो राज्यों का सदन होता है, जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और ख़ास तौर पर एक लंबे समय तक चलता आता है। उसको हम खास तौर पर इसमें रखते हैं। तो ये क्या है? ये आपका है संघात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद आता है बच्चे आपका एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या आता है? एकात्मक शासन व्यवस्था। नोट डाउन कर लिया होगा आपने? ठीक है, नोट डाउन कर लिया। समझदार हैं बच्चे सब। ऐसे ही आपको ये चीज़ें समझदारी से करती रहनी है। फिर क्या आता है? अब आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखो, एकात्मक जो शासन व्यवस्था आपको देखने के मिलेगी, क्या वो भारत में भी मिलती है? भारत में तो मिक्सड है,
भाई भारत की जो व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था तो कैसी है, एक मिश्रण के रूप में आपको दिखाई देती है, मैं कहूँगा कि प्रतीत होती है। तो भारत में खास तौर पर क्या है, आप देखोगे एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का दोनों का मिश्रण है। अब बात कर लेते हैं हम एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में, एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए बच्चे, जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे ये जो शासन व्यवस्था आपको मिलेगी तो ये मिलेगी यूके में। अब यूके ये क्या है, यूके आप देखोगे 4 ऐसे छोटे बड़े क्षेत्रों से मिलकर बना है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लैंड मिलेगा, नॉर्थ आयरलैंड मिलेगा, वेल्स मिलेगा और स्कॉटलैंड मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे शक्ति विभाजन लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों की बातें हैं। यहाँ पर शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर जो संविधान होता है, ये जो संविधान होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। क्लियर, ये दोनों तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गॉट इट। उसके साथ साथ इसमें जो शक्तिशाली होता है बेटा, इसमें शक्तिशाली कौन होता है, इसमें राष्ट्र जो होता है वो शक्तिशाली होता है किससे, राज्यों से। राज्यों से अधिक शक्तिशाली ये देखने के लिए मिलेगा। सामान्य तौर पर लिखित संविधान आवश्यक नहीं बल्कि अलिखित संविधान होता है। इसमें संसद की शक्ति बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगी, संसद की शक्ति। ब्रिटेन के संसद के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि ये केवल पुरुष को महिला, महिला को पुरुष ना बना करके इसी काम को छोड़ करके, मतलब कि यही काम बचा हुआ है उससे, बाकी वो दुनिया के हर काम कर देती है, वो कोई भी कानून बना देती है। अपशिष्ट शक्ति के जो संघ के पास में यहाँ पर रखी जाती हैं और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका मूल कार्य तक सीमित हो जाती है। और इसमें जो नागरिकता होती है, इसमें खासतौर पर आप देखोगे जो सिटीजनशिप होती है, जिसको हम नागरिकता कहते हैं, इसमें एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है शक्ति का पृथक्करण, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इसके 3 अंगों के रूप में इसको रखा जाता है, ठीक। चलिए, फिर विषय उठता है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में खासतौर पर कार्यपालिका के 2 स्तर होते हैं। एक होती है नाममात्र की कार्यपालिका जिसको बोलते हैं D0, और एक होती है प्रमुख कार्यपालिका जिसमें हम मंत्री परिषद कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसको ड्यू फैटो कहा जाता है, और ये यूके में आपको मिलती है। क्योंकि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली है हमने, वो इंग्लैंड से ली है, ब्रिटेन से ली है, इसलिए वो देखने के लिए आपको मिलते हैं। इनके चुनाव लेजिस्लेटिव के जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री जिसको एग्जीक्यूटिव के रूप में रखा जाता है, इसमें वीटो की पावर की संभावना बहुत कम होती है, जवाबदेहिता इसमें कंटिन्यूअसली होती रहती है। उसके बाद कई ऐसे और शब्दावली आती है जिसमें आप देखोगे आते हैं विधेयक। क्या आते हैं, विधेयक और आते हैं। हेडिंग डालिएगा विधेयक। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखना, ये मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, जिसको हम कहते हैं विधेयक। आइए जरा देखते हैं विधेयकों के बारे में। किसके बारे में बच्चे, विधेयकों के बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जो विधायिका होती है ये कानून बनाती है, जरा समझना, और इसका उद्देश्य होता है कानून बनाना, ठीक है। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जाता है, बिल लाया जाता है। और ये बिल क्या होता है, मैं जिसको कह रहा हूँ जरा समझना, बिल इसको बोल सकते हैं, विधेयक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपका मन हो वो आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, जो बिल लाया गया है, ये बिल कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, उच्च सदन और निम्न सदन में। अब ये बिल जैसे ही पास होता है, ये आगे चल के क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि ऐसा विधेयक जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंतिम रूप से अनुमति दे दी हो तो वो एक्ट बन जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक, और जैसे आप देखोगे
अन्य। अब विषय उठता है कि ये जो विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जरा समझना। जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब जब कोई विधेयक लाया जाता है तो ये पारित होता है एक सदन से, तो कैसे बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से होता है या विशेष बहुमत से होता है या आधे राज्यों का इसमें अनुमति होती है, क्या कुछ और? तो आइए उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले बहुमत और बहुमत के प्रकार। तो बिल तो मैंने आपको बताया ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उच्च और निम्न सदन में किसी एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको लाया जाता है। अब विषय उठता है बहुमत और बहुमत के प्रकार। अब देखो यहां पर एक शब्द मैंने बोला बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1। ध्यान रखना, कुल का 50% प्लस 1 होता है बेटा बहुमत, जिसको पूर्ण बहुमत कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनी है। वो कैसे? 50% प्लस 1 मिला है कुल मतों का, डाले गए वोटों का। अब इसके क्या कर लेते हैं हम, प्रकार भी देख लेते हैं। हेडिंग डाल दोगे बहुमत के प्रकार। एक होता है बच्चे, आपने देखा होगा साधारण बहुमत। क्या होता है? साधारण बहुमत आपने देखा होगा, बोलो हाँ। पहला नंबर है साधारण बहुमत। और ये साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि उपस्थित लोगों के द्वारा जो मतदान किया जाता है उसमें से आधे से एक अधिक, मतलब कहने का तात्पर्य है साधारण बहुमत का है जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं, क्या हैं? जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं उनका आप क्या करोगे, आधे से एक आप ले लोगे। जैसे मैं कहूँ टोटल 20 थे, मान लो कि टोटल 20 थे, इसका आधा प्लस 1 कर दोगे, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 11। तो 11 की आवश्यकता होगी। जो आपका आता है उसके बाद में अत्यधिक बहुमत, जरा समझना। दूसरे नंबर पे लिखोगे अत्यधिक बहुमत। अब ये जो बहुमत होता है ये कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक का समर्थन होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है? कुल सदस्य। देखो यहां पर उपस्थित है, यहां पर है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? एक अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहां पर तो उपस्थित का है, यहां पर कुल का है। मानो कुल सदस्य कितने थे? 50 थे, 50 में उपस्थित 20 थे तो उसका हो गया। अब कुल सदस्य संख्या का कितना? 1 प्लस होना चाहिए, तो 25 प्लस 1 26 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में आता है प्रभावी बहुमत। अब देखो प्रभावी बहुमत क्या होता है? जब जिस दिन प्रस्ताव लाया जाता है उपस्थित से एक अधिक मत प्राप्त, आप देखोगे समर्थन होना चाहिए, तो क्या होता है? प्रभावी। प्रभावी जो बहुमत आप पढ़ते हैं इसमें होता है कि जिस दिन प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है, और जिस दिन प्रस्ताव लाया जा रहा है उस दिन जो उपस्थित व्यक्ति होते हैं उसमें भी क्या होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए। यह होता है प्रभावी बहुमत। फिर आता है विशेष बहुमत। ये मोस्ट हो जाता है, तो ये आई होप कि आपने उतार लिए होंगे। ठीक है, नहीं उतारे तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके भी आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब विषय उठता है आपका एक और बहुमत जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ने इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। पूछो हाँ, कैसे पूछा था? कि जो राज्यों की और केंद्र की जिसमें बहुमत की बात करी और ख़ास तौर पर बात करी थी संविधान संशोधन के विषय पर या फिर शक्ति के बारे में। अब विषय उठता है आपका एक और जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। किसकी बात कर लेते हैं? विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का मतलब यहां पर यह हो जाता है बच्चे कि उपस्थित प्लस मतदान देने वाले सदस्यों का, तो इसमें 3 डायमेंशन आपको मिलेंगे। एक होता है उपस्थित प्लस मतदान देने वालों का 2/3, ये एक तो ये होता है, उसमें क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। दोहरी बहुमत प्रक्रिया, मतलब कि इसमें क्या होती है? दोहरी बहुमत जो प्रक्रिया होती है वो इसी में होती है। पहला एक होता है कुल सदस्यों का
किसका होता है? कुल का 1+1 होता है, मतलब कि टोटल का जितना भी भाग करके करोगे 1 प्लस कर दोगे, और एक होता है उपस्थित का 2/3। ठीक है, उपस्थित का कितना? 2/3। और एक आता है दोहरी बहुमत आधे राज्यों का समर्थन। एक आता है दोहरी बहुमत, इसमें क्या होता है? आधे राज्यों का समर्थन होता है। किसका? 1/2 जो स्टेट होते हैं इनका समर्थन आपको दिखाई देता है। विशेष बहुमत, जो विशेषित बहुमत होता है, वो सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से ही उसको हम कहते हैं। इसके पश्चात आप देखोगे एक और शब्द इसमें टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं बच्चे? अध्यादेश। अब ये जो अध्यादेश है इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में पूछा है। आप कह रहे हैं ना कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो बेटा आपके बेसिक से भी क्वेश्चन पॉलिटी के बनते हैं। उसने पूछा था ना क्या क्या कर सकते हैं, वो पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है क्या? संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको न्यून कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता उसको। तो अब देखो, अब विषय उठता है आपका अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश, अब जरा जानिएगा इस अध्यादेश को क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कि बच्चे, जैसे राष्ट्रपति को ये अधिकार दे के रखा है 1, 2, 3 के माध्यम से, आर्टिकल 123 के माध्यम से, जो आपके गवर्नर होते हैं उनको 213 के माध्यम से राइट दे के रखा है कि यदि मान लीजिएगा कि जैसे मैं कहूँ राष्ट्रपति के परस्पेक्टिव से हम इसको समझ रहे हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। समझना, यदि इन दोनों सदनों में से या तो दोनों ना हो या फिर इनमें से केवल एक ना हो, तो उस स्थिति में भी आप देखोगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश जारी करेगा ये सेम आप देखोगे बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया, वही मान्यता, वही सब कुछ होता है जो संसद के द्वारा पारित कहे गए बिल का होता है। और यदि संसद इसको चाहेगा अध्यादेश को, तो उसको एक्ट भी बना सकता है, कानून भी बना सकता है। तो ये आप देखोगे तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था बनी रहे, और 213 के माध्यम से आप देखोगे राज्य की कानून व्यवस्था बनी रहे, तो वहाँ पर आपके गवर्नर, मैं कहूँगा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम संविधान सभा, आज की क्लासेस में हमने टर्मिनोलॉजी समझी है, आपसे डिस्कस किया है, प्रेम्बल पर भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपका बेस बने तो पूरा मजबूत बेस बने। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। डेली बेसिस पे क्लास आपकी होगी हिस्ट्री और आप देखोगे पॉलिटी की। तो मिलते हैं आपसे जो कल की क्लास होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।